एक बेसिस की और उसमें 1920 या पता नहीं कब जब लीग ऑफ नेशंस ने इसको अप्रूव किया, वहां से ये मामला चलता है। 48 में जो है वो ब्रिटिश 48 में चले जाते हैं और उसी महीने वहां की चाबियां जो है वो बगैर प्लेबिसाइट, बगैर किसी इलेक्शन, बगैर वहां के पॉपुलिस, जो अभी खिदमत के सीनियर साथी थे उन्होंने जो बात की, बिल्कुल सही बात की उन्होंने। जब बाल्फोर डिक्लेरेशन वो लेटर देता है तो उसमें मजे की बात यह है कि जिनकी जमीन की बात हो रही है वो उसमें ना एड्रेस्ड है, ना वो उसके सिग्नेटरी हैं, ना उसकी कोई पार्टी है उसमें, बल्कि जब लीग ऑफ नेशन अप्रूव करती है तब भी अफसोस की बात यह है कि ये जो सो कॉल्ड बात करते हैं बड़े डेमोक्रेटिक वैल्यूज की दुनिया में जो चैंपियंस हैं, उन्होंने आज तक ये चीज नहीं की कि लीग ऑफ नेशन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन को अप्रूव कैसे किया विदाउट द कंसेंट, विदाउट ए प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम द पीपल हु एक्चुअली लिव देयर, एंड नॉट ओनली लिव देयर बट हैव लिव्ड देयर फॉर सेंचुरीज। आपने एक तरीके से आप सोचे ये बाल्फोर डिक्लेरेशन ऐसा है जैसे आपने किसी ने मेरा घर कब्जा करके किसी थर्ड पार्टी को दे दिया और मैं बाहर खड़ा हुआ हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि ये हुआ क्या। इसीलिए जिन्ना साहब ने डे फर्स्ट से इजराइल को मानने से इसका नाम लेने से भी गुरेज किया और उन्होंने बोला हम इसको नहीं मानते, बिकॉज किसी भी लीगैलिटी को कोई भी कानूनदान वो कभी भी नहीं मान सकता। उसके बाद आप समझे कि 48 में जब ये आता है इजराइल अपना वो रखता है, बुनियाद रखता है, जंग होती है, वेस्ट बैंक बन जाता है, फिर मामला चलते हैं, फिर 60s में जंग होती है, फिर गोलान हाइट्स जाती है, फिर गाजा स्ट्रिप बनती है, और फिर यूं फिर 2000 में जो क्लिंटन का दौर आपको याद होगा, उस वक्त उनका था वो एरियल शेरॉन था या मुझे याद नहीं आ रहा कौन था, थोड़ा सा वो टू नेशन एग्जिस्टेंस की तरफ वो आ गए थे एक टेबल पे मच मोर, पर वो 2 साल की कहानी रही। उसके बाद आपने देखा फिर जंगें हुई और 5 साल 6 साल तक वो जिसको वो इंतफादा बोलते हैं वो रेजिस्टेंस रही। उसके बाद भी 80s में थी, अभी भी हमने देखा, और अभी लेटेस्ट सर जो आप देख रहे हैं, बेसिकली असल इशू कोई मतलब जो वर्ल्ड मीडिया में देख रहा हूं वो उस चीज को बड़ा टेलर करके प्रेजेंट कर रहे हैं, which is very very painful and hurting for us all to even उसको देख के भी। वो ये कि उसको वॉर का नाम दे देते हैं, वो इसको कॉन्फ्लिक्ट का नाम दे देते हैं, वो इसको कोई भी और ऐसा कोई फैंसी नाम दे देते हैं जिसमें ऐसा एक तासुर दिया जाता है जैसे दोनों जो पार्टीज है वो इक्वल फुटिंग पे है या वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फॉर वट एवर द स्टेट ऑफ अफेयर इज। नो, दिस इज नॉट द एक्चुअल पिक्चर। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की बारहा रेजोल्यूशंस है। 1949 में पहली दफा जब इन्होंने ये मई 49 में इजराइल बना और इन्होंने ये तकरीबन कोई 7-8 लोग, और खिदमत वाले साहब मुझे करेक्ट करें इफ आई एम रॉन्ग, 7-8 लाख लोग डिस्प्लेस किए इन्होंने, निकाले, लिटरली अपने घरों से निकाले गए। 70 तो उस वक्त 5 billion people were basically put into refugee camps. यस एग्जैक्टली, बिल्कुल, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। तो उस वक्त जो है वो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक कन्वेंशन करती है जिसको कहते हैं फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन, राइट। उस जिनेवा कन्वेंशन में वो कहते हैं कि जनाब ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कंसिडर होगा अगर ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स में आपने किसी सिटीजन, कोई नॉर्मल जो शहरी होते हैं, उसको आपने कोई हर्ट किया या उनको निशाना बनाया। 49 से लेके मैं कह रहा हूं दसियों रेजोल्यूशंस है ऐसी, और यूनाइटेड नेशन के क्या हर सतह पे ही है। इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में भी केस पेंडिंग है, इंटरनेशनल जो जस्टिस कोर्ट है, क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट है, उसमें भी केस पेंडिंग है। अभी प्रेजेंटली नेतन्याहू के आपको सबको पता है कि उसके वारंट्स ऑफ अरेस्ट निकले हुए हैं और 125 मुल्क उसके सिग्नेटरी भी हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, उनके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के। पर प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि वही नेतन्याहू जो है वो पोलैंड का भी दौरा अभी रिसेंटली करके आता है, वही नेतन्याहू हंगरी का भी दौरा अभी रिसेंटली करके आता है।
हालांकि वो दोनों मुल्क सिग्नेटरी हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, और वो जो अरेस्ट वारंट है उनका वो फील्ड में है, जो कोर्ट का अरेस्ट वारंट है स्पेसिफिकली नेमिंग के इसको आप अरेस्ट करना है, वो फ्लाउट हो रहा है, उसको कोई नहीं। तो माइट इज राइट का मामला है, अदरवाइज तो सबको पता है कि जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हुई है, अभी चूंकि मीडिया का दौर है, थोड़ा बहुत चीजें आ रही हैं, ये तो एट्रोसिटीज जो है ये 1920 से स्टार्ट है। मैं आपको बताऊं, ये इनकी आबादी जो थी वहां पे वो भी कोई 20 साल में जमा हो सके थे, कोई 6 to 7% ऑफ द इंटायर एरिया, जिसपे जॉर्डन की ये हाइट्स भी आती थी, सब कुछ साइनाई का एंड भी आता था, और बेसिक जो आबादी थी 92-93% वाज क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, और जिसमें भी 90% वर मुस्लिम्स। और उस वक्त से लेके आज तक वो या तो बेचारे रहे नहीं या मारे जा रहे हैं, उनकी नस्ल, वो पैराडाइम्स ही चेंज कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज बीइंग अंडरटेकन इन ब्रॉड डे लाइट। कोई शाइनेस नहीं है, कोई किसी को शर्मिंदगी नहीं है, और वो दुनिया के सामने सब कुछ हो रहा है, और इतनी डिटाई से कर रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं कि ना हॉस्पिटल छोड़ रहे हैं, ना आपके सामने वो कोई रेफ्यूजी कैंप छोड़ रहे हैं, ना वो कोई रेजिडेंशियल आबादी छोड़ रहे हैं, ओपन टारगेट कर रहे हैं। तो दे आर फ्लाउटिंग द यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस, दे हैव फ्लाउटेड, दे हैव नेगेटेड ऑल द पॉसिबल कन्वेंशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, या जनरली अगर ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज में देखा जाए, उन्होंने सबको फ्लाउट किया है, और ये 70 साल से चल रहा है, उससे भी ज्यादा से। तो इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, और मैं अलखिदमत की और जो दोस्त इसमें शरीक हुए इस वेबिनार में, सबकी बहुत खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, इनकरेज भी करता हूँ कि एटलीस्ट हम आवाज तो उठा रहे हैं, उस बारे में बात तो कर रहे हैं। आप ये देखें, मैं हैरान ये हूं एज अ वकील कि अभी यूरोप में, अमेरिका में बाकायदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, बाकायदा लेजिस्लेशन हो रही है, और बाय नेम कर रहे हैं। मतलब ये लीगल पैरेलेंस में मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है बात कि आप इतना डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं। बाय नेम कह रहे हैं कि अगर आपने फलस्तीन पे बात, किसी ने भी कोई एजिटेशन किया, कोई जलसा किया, कोई तकरीर की, या कोई भी वो किया, तो उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा इफ दे आर फॉरेन नेशनल, और अगर वहीं के हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। या तो वो एक जनरलाइज टर्म्स में, एक ब्रॉडर टर्म्स में ऑर्डर करते कि जनाब आप कोई जलसा जुलूस किसी भी सब्जेक्ट पे नहीं कर सकते, फाइन, बट बाय नेमिंग इट कि आप पैलेस्टाइन के ऊपर नहीं बात करेंगे, दिस शोज के दुनिया में अभी भी डबल स्टैंडर्ड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। न सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि उसकी परवरिश हो रही है, उसको परवान चढ़ाया जा रहा है, वो बहुत प्रोग्रेस कर रही है वो सोच। बस बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच कासी साहब। मैं ना आपकी बात को सेकंड करता चलूंगा, ज़िया साहब के पास आऊंगा। ज़िया साहब, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। ज़िया साहब, वेलकम। जी, आपको वेलकम करते हैं हम इस वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपका भी पर्सपेक्टिव इसके ऊपर लेना चाहेंगे कि जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, इंटरनेशनल डायनामिक्स हैं, वो इसकी जो प्राइमरी जो लीगलिटीज बनती हैं वहाँ की लोगों के ऊपर, उसके हवाले से क्या सोचती है दुनिया के, मतलब कौन लोग हैं जो गजा में रह रहे हैं और उनका क्या मतलब जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर इंटरनेशनल दुनिया की क्या राय है? देखिए, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि माशाल्लाह मेरे छोटे भाई ने, एमएल कांसी ने, बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री को और बाकी चीज़ों को, मेरे लिए भी लर्निंग थी और उन्होंने इसको बयान किया है। लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि हम सबको इस बात पे आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जेनोसाइड है। इट इज़ नॉट सिंपल किलिंग्स और कब्ज़ा और सारी चीज़ें, जेनोसाइड है। तो जेनोसाइड जब बोलेंगे ना, तो उसकी लैंग्वेज का आपको पता है कि जेनोसाइड का मतलब क्या है पूरी दुनिया में। और जो अलखिदमत कर रही है, आई सल्यूट यू, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गो के जाफरी साहब ने बहुत लंबी स्पीच की, मैंने एक जनाजे में जाना था, वो भी मिस हो गया। लेकिन यह है कि उन्होंने पूरा अपना पर्सपेक्टिव बताया। गवर्नमेंट भी कर रही है, अलखिदमत भी कर रही है,
So we appreciate everyone who is doing जो ये काम कर रहे हैं लोगों को सपोर्ट करने का। लेकिन मैं बोलूँगा कि जेनोसाइड को आपने हर जगह प्रमोट करना है कि इज़राइलीज़ आर डूइंग जेनोसाइड। बस इतनी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जेनोसाइड की जब आप जाके वो देखेंगे डेफिनेशन, तो वो सब, और यूएन में यही चलना चाहिए कि हर रेजोल्यूशन में हमारे गवर्नमेंट को भी जेनोसाइड को का लफ्ज जरूर इस्तेमाल करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो देखें, फैक्ट्स आपके सामने हैं, हम रोजाना दुख के साथ मर जाते हैं हम जब सारे देखते हुए हमारी समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। ज़ाहिर बहुत सारे लोग बेबस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। और हो सकता है कि हमारी मुस्लिम उम्मा के जो बेगैरत लीडर हैं वो कभी खड़े हों और कुछ करना चाहें, वरना तो खुद भी अकेले अकेले करके मार देंगे वो। तो ये उनकी समझ में आना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा कि आप जो कर रहे हैं, सल्यूट टू यू, और आप करते रहें, और जो भी आप चैरिटी कर रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन जेनोसाइड का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करें।